सो 2011 पेपर 1 केमिस्ट्री वाले पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे देखा हुआ है एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग. तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. अजाइड फॉर्म को जब हम हीट करते हैं तो उससे प्योर नाइट्रोजन अचीव होती है. तो एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड पीएनपी. ऑल्दो सारे कंपाउंड जो लिखे हैं उनकी रिएक्शन अगर अलग अलग लिखी जाए तो NH3 की रिएक्शन CuO से कराएंगे तो उससे कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर बन जाएगा. दूसरे कंपाउंड में NH4NO3 को अगर हीट कराएंगे तो इससे N2O बनेगा. इससे नाइट्रोजन बनती ही नहीं है. विल फॉर्म N2O एंड वाटर. अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो इससे भी नाइट्रोजन बन तो जाएगी बट प्योरिटी लेवल उतना अचीव नहीं होता. वोल्केनो रिएक्शन बोलते हैं इसको. हीट करने से N2Cr2O3 और वाटर बनता है. द लास्ट रिएक्शन विच इज बेरियम अजाइड, इससे एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाता है. दिस इज एन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रोजन. एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन अगर कभी भी बनानी होगी तो इट इज ऑलवेज फॉर्म बाय हीटिंग ऑफ बेरियम अजाइड. उसको हीट करते हैं तो इससे बेरियम बनता है और नाइट्रोजन बनता है और ये एक्स्ट्रा प्योर होता है. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के प्रिपरेशन ऑफ मेथड पढ़े हुए तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता होगा. उस केस में इसका आंसर डी लिख देंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ निकेल विद क्लोराइड, साइनाइड एंड वाटर. उसमें देखो जो इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्लोराइड और साइनाइड के साथ तो निकेल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है. वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स बनता है. तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्सेस क्लियर होने चाहिए. पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा NiCl4 2 माइनस. दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा NiCl4 2 माइनस और तीसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा NiH2O होल 6 2 प्लस. These are the three complexes formed by the nickel with different ligands. तो क्लोराइड और साइनाइड के साथ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स बनता है. वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स बनता है. अब इनके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे तो Cl- वीक फील्ड लिगेंड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. साइनाइड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. स्क्वायर प्लेनर. और निकेल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनता है तो sp3d2. तो ये केस आपका हुआ टेट्राहेड्रल. ये केस हुआ स्क्वायर प्लेनर. This one is square planar. And this one is octahedral. क्लोराइड, साइनाइड और वाटर के केस में रिस्पेक्टिवली पूछा गया तो उसका आंसर जो होगा वो हमारे लिए बी हो जाएगा. बी. पहला वाला टेट्राहेड्रल, दूसरा वाला स्क्वायर प्लेनर और तीसरा वाला ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी. ठीक है, समझ गया ना. देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये रेडियो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. इट इज आस्क्ड bombardment of aluminum by alpha particle leads to artificial disintegration in two ways. 1 and 2 as shown. प्रोडक्ट XYZ रिपोर्ट करना है आपको. तो देखो सबसे पहले 13Al27 पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया. तो उससे कोई भी एक नया न्यूक्लियस लिख लो, लेट्स से W. तो उसका एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 आना चाहिए. अब उसके अलग अलग डिसइंटीग्रेशन दिए गए. तो उससे एक कंपाउंड तो बना रहा है सिलिकॉन 14 एंड 30. आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी के में सम ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम आना चाहिए. तो रिएक्टेंट में एटॉमिक नंबर 15 है, उधर 14 है. तो यहाँ जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए और मास नंबर चेक करेंगे तो भी 1 आना चाहिए. तो जस्ट प्रोटॉन सिंपली. दूसरी रिएक्शन में इसको फॉस्फोरस में कन्वर्ट किया है. तो नेक्स्ट केस इट इज 15 फॉस्फोरस 30. एटॉमिक नंबर 0 आएगा जो नई यूनिट बनेगी और मास नंबर 1 आएगा तो इट इज न्यूट्रॉन. और उसके बाद उसने फर्दर फॉस्फोरस का डिसइंटीग्रेशन एक बार और कराया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. तो पहले जो 2 स्टेप लिखे हैं वो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है. एक इस न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई बनी बट जब फॉस्फोरस फर्दर डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है तो उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. तो उसके इसमें 14 सिलिकॉन 30 बन रहा है. तो एटॉमिक नंबर देखो एक यूनिट कम हो जा रहा है. तो इट इज 1 और 0. एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 0. ये हमारा पॉजिट्रॉन हो जाएगा. एटॉमिक नंबर पॉजिटिव और मास नंबर 0 ये आपका हो गया पॉजिट्रॉन. तो ये हुआ प्रोटॉन, ये हुआ न्यूट्रॉन
और ये हुआ पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन के हिसाब से ये एक्स गिवन है, ये वाई गिवन है और ये जेड गिवन है। उसने आपसे पूछा एक्स वाई जेड सीक्वेंस में, इट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा टी। इसमें जो मेन बात ध्यान रखनी थी वो उसमें ये रखनी थी कि पहले अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराना था एल्यूमिनियम के ऊपर, उसके बाद रिएक्शन लिखनी थी। जो रिएक्शन डब्ल्यू से होते हुए सिलिकॉन की तरफ जा रहा है, ये आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन है। और अगर दूसरी रिएक्शन मार्क करेंगे तो ये आर एन से होते हुए सिलिकॉन तक जा रहा है, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। क्योंकि अगर एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना जो फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं करता है तो आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन। ऐसी न्यूक्लियाई बनती है जो फर्दर रेडियो एक्टिविटी के फॉलो कर सकता है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 16,000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर एमएल। मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन होता है। तो उसने बोला हुआ है कि 120 ग्राम यूरिया डिसॉल्व कराया 1000 ग्राम वाटर में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे पहले। यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो सीधे सीधे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 120 प्लस 1000 मींस 1120 ग्राम्स। इसके बाद देखो डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास अपॉन डेंसिटी। इतने ml। और फिर मोलरिटी लिखनी है, तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये मोलरिटी की वैल्यू होगी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। So this comes out to be 2000 into 1.15 by 1120। इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.05 आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था, कंजर्वेशन ऑफ मास से पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। नॉर्मली लोग वाटर में ही डेंसिटी मल्टीप्लाई करके गलती कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था, बस दैट इज द ओनली प्रिकॉशन। बाकी तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं एडवांस पेपर में, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question लिखा है AgNO3 was added up to KCl solution. Yes, gradually and the conductivity of the solution is measured. Plot of conductance versus volume of AgNO3 पूछा गया है। देखो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे सिखाए हुए, फिर से देख लो ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि हम KCl में AgNO3 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन क्या है। तो स्टार्टिंग सोल्यूशन KCl है, जिसमें हम AgNO3 ऐड कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो रिएक्शन से AgCl प्रेसिपिटेट करेगा प्लस KNO3 बनेगा। तो स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन है वो KCl है, और फाइनली जो सोल्यूशन में आयन बन रहा है दैट इज KNO3। तो जब KCl आयनाइज करेगा तो इट विल फॉर्म K प्लस एंड Cl माइनस। KNO3 आयनाइज करेगा तो इट विल फॉर्म K प्लस एंड NO3 माइनस। तो देखो AgNO3 ऐड करने से स्टार्टिंग में नंबर ऑफ आयंस लगभग कांस्टेंट है। नंबर ऑफ आयंस लगभग कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है लगभग कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस और NO3 माइनस भी लगभग इक्वल होती है। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस और NO3 माइनस में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, बड़े एनायन है दोनों। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। और जैसे ही हमारा AgCl पूरा कंज्यूम होगा, उसके बाद आप फर्दर AgNO3 ऐड कर रहे हैं। तो जब आप फर्दर AgNO3 ऐड कर रहे हैं, तो जब KCl खत्म हो जाएगा तो हमारे पास होगा KNO3, और इसमें आप AgNO3 और ऐड कर रहे हैं। तो इससे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अब दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इससे अपनी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। यानी कि वैल्यू पहले कांस्टेंट रहेगी और फिर इंक्रीज करेगी। ये रिजल्ट मार्क करना है। तो कांस्टेंट देन इंक्रीज का आंसर हुआ एस। तो उसके हिसाब से ऑप्शन मार्क करेंगे डी। समझ आया? इसमें एस ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो एस ऑप्शन डी के साथ लिखा हुआ, तो आंसर विल बी डी। ओके,
तो पहले क्या हुआ, KCl KNO3 में हमेशा ध्यान ही रखना होता है स्टार्टिंग सोल्यूशन कौन सा उससे डिसाइड करना होता है। इट इज नॉट विद AgNO3। AgNO3 तो पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, स्टार्टिंग सोल्यूशन इज ऑफ KCl, आफ्टर दैट सोल्यूशन इज ऑफ KNO3। तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो लगभग कांस्टेंट है, और आयनिक मोबिलिटी में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट और स्लाइड चेंज हो सकता है, और उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। तो आप देखो चारों ग्राफ में केवल एक ऑप्शन एस ऐसा दिया हुआ है जिसमें कांस्टेंट देन इंक्रीज का केस है, तो राइट आंसर एस। ठीक है, तो आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। हमारे पास एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है, एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, और एक पैरा टॉलरिक एसिड है। 3 केसेस दे रखे हैं आपको, इनमें इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। देखो एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है कि जो फिनॉल है वो तो कम ही एसिडिक होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना। क्लियर है ना? तो बचे हुए 3 केस लिख लेते हैं, चाहो तो सब लिख लो, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स। क्विकली करना है तो फिनॉल सबसे पहले रिजेक्ट कर सकते थे आप। तो पैरानाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सर्टेनली कम ही होगी। उसके बाद के केसेस जो है वो लिखने हैं। तो एक केस दे रखा है पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डेफिनेटली यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे। दूसरे केस में दे रखा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा केस दे रखा है पैरा टॉलरिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, पैरा पोजीशन पे CH3। 3 पॉसिबिलिटीज हुई। ठीक है, अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो इफेक्ट वर्कआउट करता है, या SIR इफेक्ट काम करता है बेसिकली। तो उसमें कंपेयर करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में OH, ये COH, ये COH और ये COH, इसमें कंपेयर करना है। फिनॉल तो कंपैरिजन में आएगा ही नहीं, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ फिनॉल। अब जो बचे हुए केस है उसमें देखो ध्यान से नोटिस करना है, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कंफ्यूज नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो फिनॉल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड के O से बनेगा, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ जिस H की चेक करनी है वो ये वाला H है। ध्यान से देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इस H की वजह से, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये चीज समझ पा रहा हूँ ना? रेजोनेंस अगर लिख के देख लोगे तो बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। तो फिनॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग में अंदर जा रहा है, इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी दैट विल बी ऑफ दिस H एंड दिस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगाया हुआ है तो वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH ग्रुप है उसका रेजोनेंस कम करेगा रिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। हम क्लियर हो? आइडेंटिकल रेजोनेंस क्रिएट होगा CO ग्रुप के साथ, H प्लस आसानी से लीव करेगा, तो इस कंपाउंड में जो हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्रिएट होगी दैट विल बी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बिना मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से परेशान हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ है ये पहले ध्यान से देखना होता है, तो इट इज सी। तो बेसिकली सिंपल टर्म में समझे तो SI इफेक्ट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप की प्रेजेंस से कार्बोक्सिलिक एसिड का अपनी रिंग के साथ रेजोनेंस वीक हो जाएगा। तो विद इन द मॉलिक्यूल जो अपना ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस है आइडेंटिकल, वो ज्यादा हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हायर काउंट करेंगे। ठीक है, दैट ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन इज गिवन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो हमारे पास एक अमाइड ग्रुप है और हम उसको KOH से रिएक्ट करा रहे हैं, तो बेसिकली एल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा।
या फिर बेस है तो एसिडिक एच भी बोल सकते हैं नाइट्रोजन पास, दोनों ऑप्शन हैं। और जो नीचे रिएक्टेंट दे रखा है उसमें देखो हमारे पास ये Cl ग्रुप लगा हुआ है जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। Br ग्रुप अराइल हैलाइड की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप हुआ। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग अराइल हैलाइड की तरह ट्रीट करेंगे। Whereas another group is like alkyl halide, तो उसका मतलब पहले वाले रिएक्टेंट से ना न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहा है। अब देखो कई बार क्वेश्चन देख के समझना पड़ता है। ये आपका अराइल हैलाइड वाला ग्रुप है और ये एल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप है। और आप ऑप्शंस ध्यान से देख सकते हो, OH माइनस के दो काम हो सकते थे। एक तो वो एसिडिक एच निकालेगा ये वाला, और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो वो कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक भी कर सकता था। बट आप ध्यान से देख सकते हो चारों ऑप्शंस में किसी में भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक का फिजिबिलिटी नहीं दिखाई गई है। तो दैट मीन सिंपली नाइट्रोजन का H प्लस हटा के न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेंगे एंड दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन अ साइट जो अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि अराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं होता है। तो अटैक विल बी ऑन अल्काइल हैलाइड, तो इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीधे सीधे। तो पहले न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करना है और फिर उससे अटैक कराना है। कॉन्सेप्ट समझ गए पहले रिएक्शन का। तो हमारे पास रिएक्टेंट ये है, उसमें आपने बेस डाला हुआ पहले, जिसने H प्लस एलिमिनेट करने में हेल्प करी। H प्लस बहुत आसानी से निकल भी जाएगा क्योंकि मोस्ट एसिडिक H है वो। नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज बनने के बाद दोनों तरफ रेजोनेंस में जाएगा। और साथ में आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि जो Cl लगा हुआ है वो लाइक ऐसी साइड पे लगा है जहाँ कार्बोकेटाइन भी स्टेबलाइज करेगा, तो ये नाइट्रोजन का अटैक होकर Cl माइनस लीव कर जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस वन। आप अगर यहाँ चाहो तो आप इसको SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनाया है वो वीक स्ट्रेंथ का है। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन और लोअर डाउन करा देंगे तो SN1 रिएक्शन प्रीफर कर जाएगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन पे नॉर्मली हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होते हैं। और जिस साइड पे अटैक करा रहे हैं वहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली गुड आएगी, तो वो भी पैरामीटर SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो केवल सॉल्वेंट तक का रिक्वायर्ड है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट रिक्वायर्ड है। अगर दोनों चीजें सिग्निफिकेंट अमाउंट रेगुलेट कर देंगे तो ये रिएक्शन प्रेफरेबली SN1 फॉलो कर जाएगी। तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो ब्रोमाइड साइड सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। कार्बोनिल वाला नाइट्रोजन जो अटैक नहीं कर सकता, नाइट्रोजन के अटैक करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो डोनेशन कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर, तो नाइट्रोजन साइड से अटैक होना है, इसलिए सी और डी रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसका पॉसिबल आंसर बनेगा ए। पॉसिबल आंसर विल बी ए। ठीक है, समझ आया? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, move to the next question. Next question, it's given that extraction of metal from the ore casterite. Casterite आप जानते हो टिन का और होता है SnO2। सबसे पहले आपको और समझ में आना चाहिए, casterite is ore of tin। उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑक्साइड और होता है SnO2। ठीक है, तो अगर इसका मेटलर्जिकल ऑपरेशन फॉलो करना है तो इसमें कार्बन रिडक्शन अप्लाई करते हैं, टिन बनता है और CO बनता है। तो कार्बन रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड और ये ठीक है। दूसरे प्रोसेस में लिखा है सेल्फ रिडक्शन ऑफ सल्फाइड और, तो ये सल्फाइड और है ही नहीं। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ कॉपर इम्प्योरिटी, ये भी इनकरेक्ट है। रिमूवल ऑफ आयरन इम्प्योरिटी सही है, क्योंकि टिन के साथ नॉर्मली आयरन इम्प्योरिटी होती है। उसका पॉसिबल आंसर लिखेंगे ए एंड डी। टिन और कॉमनली आयरन इम्प्योरिटीज है। उसका पॉसिबल आंसर बनेगा ए एंड डी। मल्टी करेक्ट है, आंसर विल बी ए एंड डी। कैस्टराइट ऑक्साइड और होता है, यहाँ कार्बन रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा था करेक्ट स्टेटमेंट pertaining the adsorption of a gas on a solid surface is that। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। इसमें सबसे पहले केस में लिखा है एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो परफेक्ट है।
क्योंकि जो एडजॉर्प्शन फिनोमिनन होता है, एडजॉर्प्शन के एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, तीनों टर्म नेगेटिव बनाते हैं। क्योंकि एंट्रोपीज की हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये प्रोसेस फिजिबली तब हो सकता है जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, अदरवाइज प्रोसेस हो ही नहीं सकता। सो एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है फिजिज ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर, ये भी ठीक है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हायर रिक्वायर्ड होती है। तो अगर पहले टेम्परेचर लोअर है तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है और सिग्निफिकेंटली गुड टेम्परेचर मिल जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होने लगेगी एंड देन इट में ट्रांसफॉर्म टू केमिकल ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट केस में लिखा फिजिज ऑप्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये करेक्ट हो गया। केमिकल ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये उल्टा लिखा हुआ है। फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करता है और केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। समझ गया ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, या फिजिज ऑप्शन लिखना है, समथिंग जो क्वेश्चन लिखा हुआ लिखो। तो अगर फिजिज ऑप्शन लिख रहे हैं हम लोग, तो फिजिज ऑप्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट में लिखा है केमिज ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिज ऑप्शन, हाउएवर इट इज वेरी स्लो ड्यू टू द हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये भी करेक्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है एंथैल्पी ऑफ केमिज ऑप्शन जो है वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल की रेंज होती है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 से 40 किलो जूल पर मोल की रेंज होती है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन का जो डेल्टा एच वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसके करेक्ट स्टेटमेंट हो गए हमारे लिए ए, बी एंड डी, सी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स फॉलो करे जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं कंसीडर करते यहाँ पे। दूसरे ऑप्शन में लिखा है हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ये चीज इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि जो प्रेशर ऑफ द गैस है बेसिकली वो डिफाइन होता है कि कितना मॉलिक्यूल्स मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, तो इट इज रिलेटेड टू स्पीड आल्सो, इट इज रिलेटेड टू स्पीड आल्सो। तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया बताऊं तो कोई भी आरएमएस स्पीड लिखेंगे तो वी आरएमएस स्पीड इज लेट्स से अंडर रूट ऑफ पी आर टी बाई एम, तो जो मॉलिक्यूल हैवियर होता है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। तो गिवन हैवियर मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक्सप्लेनेबल डायरेक्टली नहीं है। वहाँ पे मोमेंटम लिख लिख के मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन करना पड़ेगा, और वेलोसिटी एग्जैक्टली नोन नहीं है, क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हो कि हैवियर गैस के साथ प्रेशर सेम लिया हो। जैसे सपोज करो आपने 1 मोल हीलियम लिया एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, सॉरी प्रेशर तो लेना नहीं है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम लिया एक कंटेनर में लेट से इन वी लीटर पी केल्विन पे, और सेम 1 मोल गैस दूसरी ले लो आप यहीं पे 1 मोल लेट से नियॉन ले लिया, सेम एट वी लीटर एंड टी टेम्परेचर, तो बोथ हैव सेम प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली और जो मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो हो रहा है उसी से प्रेशर निकालते हैं। तो हैवियर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, ये तो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, तो ये चीज सर्टेनिटी से नहीं कही जा सकती, तो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी, ये सही है, क्योंकि आपको एनर्जी का डायग्राम बताया था मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ या स्पीड के साथ भी देखेंगे, तो उसमें आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लो, उससे आपको समझ आ जाएगा। अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डी एन यू बाई डी यू लिखते हैं अगेंस्ट द स्पीड, ये ऐसे प्लॉट आता है, तो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। इसमें लिखा है बिटवीन कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट वेलोसिटीज, ये भी सही है, क्योंकि जितने भी कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हैं, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो जिस स्पीड से कोलाइड करता है केवल स्पीड का डायरेक्शन चेंज होता है, बाकी स्पीड वही रहती है। समझ में आई बात? तो इस वजह से स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट हो गया। तो बेसिकली हमारे ए सी डी तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो गए।
बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर अगर रिपोर्ट करेंगे, उसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। समझ आ गया तीनों स्टेटमेंट? ए और डी तो डायरेक्टली थ्री वेज है, बी आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर हम सेम मोल ऑफ गैस को एक ही वॉल्यूम और एक ही टेम्परेचर पे फिट कर दें तो उसके प्रेशर सेम आएंगे। तो जो हैवियर मॉलिक्यूल है वो, और उसका और जो लाइट मॉलिक्यूल है उसका, दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सेम आ जाएगा। तो हैवियर मॉलिक्यूल ट्रांसफर्स मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें वेलोसिटी का भी रोल होता है। और जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड्स नॉर्मली कम हो जाती है अगर टेम्परेचर सेम रखते हैं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ज़्यादा रोल है rather than speed and mass का। ठीक है, and question number 11, it's given among us the given option the compound in which all the atoms are in one plane and all possible conformers is many is are। तो आपको हर कॉन्फॉर्मर में प्लेनर फॉर्म चाहिए। तो देखो उसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर ए है इसको प्लेनर लिखा जा सकता है, बट ये नॉन प्लेनर भी हो सकता है क्योंकि जो बीच में सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है। देखिएगा सीखिए, बहुत अच्छा सवाल है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको ध्यान से समझ लेना है। इसमें जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है। उसने बोला है हमको प्लेनर हर कॉन्फॉर्मर में चाहिए, तो ये नॉन प्लेनर फॉर्म भी लिखी जा सकती है। ये प्लेनर फॉर्म लिखी हुई हो सकती है, उसको नॉन प्लेनर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? इसको सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेट करा दो तो एक बॉन्ड प्लेन में रहेगा और एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। वो नहीं बात, मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। तो हमारा ये वाला एच फॉर्म है, मतलब ये वाला फॉर्म, ये वाला जो पोर्शन है तो पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में भी हो सकता है, कैन बी इन परपेंडिकुलर प्लेन ऑल्सो। जो परपेंडिकुलर प्लेन क्रॉस है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है इन सम कॉन्फॉर्मर्स, ये हमेशा प्लेनर नहीं होगा। तो दिस इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगले वाले केस में देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिंगल बॉन्ड जो है उसके अराउंड अगर फ्री रोटेशन अलाउड भी है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। अब लीनियर चीज को कितना भी रोटेट करो वो हमेशा प्लेन में ही रहेगा, दैट विल नेवर गो आउट ऑफ द प्लेन, ये ऑलवेज प्लेनर हो गया। इसके बाद सी वाला ऑप्शन देखोगे तो उसमें भी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, तो ये वाला फॉर्म हमेशा प्लेन में ही रहेगा क्योंकि उसमें भी सेम एडवांटेज है, दूसरी वैलेंसी है ही नहीं। ये दोनों एच, ये डबल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड ओ, उसमें अगर चेंज हो सकता है तो वो लोन पेयर और एच का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट उससे प्लेनारिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगी, ये ऑलवेज प्लेनर आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला केस तो आपको पता ही है, दैट इज एन एलीन, ये तो नॉन प्लेनर फॉर्म होता ही है। बी वाला केस अगर ड्रॉ करोगे तो इट इज नॉन प्लेनर, ये दोनों एच और बचे हुए दोनों एच आउट ऑफ द प्लेन होंगे। दिस इज एन एलीन, एलीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें दोनों एच जो है वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं, ये नॉन प्लेनर फॉर्म होता है। इसका पॉसिबल आंसर जो बनेगा हो जाएगा बी एंड सी। ध्यान से देख लीजिए, स्ट्रक्चर नंबर ए प्लेनर हो सकता है, बट उसने पूछा है प्लेनर इन ऑल पॉसिबल कॉन्फॉर्मर्स, तो ए का ऐसे कॉन्फॉर्मर लिखे जा सकते हैं जो नॉन प्लेनर हो गए, तो वो आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। बी और सी हर कॉन्फॉर्मर में प्लेनर रहेगा, और डी हमेशा नॉन प्लेनर होता है, तो उसे तो इंक्लूड करना नहीं है, दैट इज अलीन, जो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड एग्जांपल से जानते हैं। तो इट्स पॉसिबल आंसर इज बी एंड सी। ओके, उसके बाद एक पैरा हो गया आपके इस क्वेश्चन में। The question is given when a metal rod M is dipped into a aqueous colorless concentrated solution of a compound N, the solution turns light blue. Addition of an aqueous NaCl to this blue solution gives a white precipitate O. Addition of aqueous ammonia dissolves O and gives an intense blue solution. आपको मेटल रॉड ऑफ एम पूछा गया है, तो देखो ब्लू कलर से सबसे पहला क्लू जो हमें मिल रहा है वो कॉपर के लिए आ रहा है। आपको पता है कि कॉपर के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ब्लू सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मेटल रॉड ऑफ एम डिप्ड इन एन एक्वस कलरलेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एन, तो कोई एक कंपाउंड एन है उसके सॉल्यूशन में अगर हम इसको प्लेस कर रहे हैं तो उससे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कॉपर की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्लू कलर जो नॉर्मली एक्चुअली होता है वो कॉपर के साथ होता है। बट जब हम आगे की रिएक्शन पूरी सेट करेंगे तब ये चीज़ क्लैरिफाई हो पाएगी। तो फर्दर ऑप्शंस में उसने सारे कंपाउंड पूछे होंगे आपसे, ए बी सॉरी एम एम एन सारे कंपाउंड पूछ लिए।
एंड फाइनल सोल्यूशन पूछा गया, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन है बेसिकली लिंक। तो एक मेटल एम रॉड दे रखी है जो कि एक्वा सोल्यूशन में किसी कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में डालने से लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कॉपर के साथ रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्योंकि कॉपर का 2+ फॉर्म जो होता है वो कलर होता है। ठीक है, तो अभी हमें ब्लू से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई कंपाउंड का आइडिया नहीं है, तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन से हमें कॉपर का आइडिया लग रहा है। कंपाउंड एन के बारे में पूछा है, तो 13 में देखो ऑप्शन दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। तो आपको पता है जिंक के साथ रेडॉक्स रिएक्शन आसानी से पॉसिबल है। Zn2+ जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और कॉपर की रॉड प्रेजेंट है, तो कॉपर कैन ऑक्साइड टू copper 2+, जिंक में रिड्यूस टू जिंक, Zn2+ में रिड्यूस टू जिंक। तो दैट इज अ पॉसिबल रेडॉक्स रिएक्शन जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस वही पॉसिबल फॉर्म लिखिए। यहाँ पे मेटल M जो है वो सॉल्यूशन N के साथ रेडॉक्स चेंज कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में ही कलर मिलेगा। तो अगर हमने पहले क्लू से ट्राई किया कॉपर के साथ, ट्राइड इट विद द फर्स्ट क्लू। अच्छा एक मिनट, इसमें एक प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि हमें कॉपर को ऑक्सीडाइज कराना है और जिंक के साथ अगर चीज करेंगे तो जिंक के साथ उल्टा हो रहा है। जिंक और कॉपर के कपल में जिंक एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है, याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जिंक और कॉपर कपल में जिंक एनोड कॉपर कैथोड होता है, तो वहाँ copper 2+ कॉपर में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब जिंक काम नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो कॉपर को एनोड और जिंक को कैथोड, कॉपर को एनोड और खुद कैथोड बनाने में हेल्प करे, क्योंकि हमें copper 2+ में कन्वर्ट करना है। तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन सिल्वर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन कैसे फॉलो करनी है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर copper 2+ में जाए, और दूसरा सब्सटेंस जो है लेट्स से Ag+, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको पता है कि एक फिजिबल सेल बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर का थोड़ा आइडिया है आपको। ई नॉट ऑफ copper 2+ टू कॉपर, जो कॉपर का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, जबकि स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag+ टू Ag जो है वो 0.8 वोल्ट है। तो ये एनोड की तरह प्रेफर होगा और ये कैथोड की तरफ प्रेफर होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड प्रोडक्शन वर्कआउट करेंगे, तो हमारी रिएक्शन के हिसाब से कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस copper 2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ये रिएक्शन बन सकती है। तो इसके हिसाब से हमारा क्लू सही बैठ रहा है। तो इसमें गिवन है कि कंपाउंड M है जो वो कॉपर हो सकता है और कंपाउंड N जो है वो सिल्वर सोल्यूशन हो सकता है। उसका लिखा है एडिशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, द ब्लू सोल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट O। तो ब्लू सोल्यूशन में अब देखो आपके पास जैसे आप Ag सोडियम क्लोराइड पोर्शन ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्यूप्रेस क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन सकता है, या कॉपर का क्लोराइड तो सॉल्युबल होगा, सिल्वर का क्लोराइड बन सकता है वाइट प्रेसिपिटेट। और उसका लिखा है एडिशन ऑफ एक्वस NH3 सॉल्यूशन O एंड dissolves O and gives a intense blue solution। तो जब आप अमोनिया में देख रहे हो O डिसॉल्व हो रहा है, तो इससे कंफर्म हो जा रहा है AgCl है, क्योंकि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व कर जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और कॉपर का जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है वो डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन देखो फिट हो गई। तो यहाँ से पहली चीज अब आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यहाँ से जो रॉड है वो तो समझ में आ गया, तो इस पार्ट का आंसर तो बी हो गया, कॉपर एकदम सही बैठ रहा है। अगले वाले पार्ट का आंसर ए हो जाएगा, तो सिल्वर के साथ ही रिएक्शन हो सकती है रेडॉक्स। इसके अगले पार्ट में उसने पूछा फाइनल सोल्यूशन कंटेन्स, तो आपको सारी रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी अब इसके साथ। तो जो हमारे पास AgNO3 है वो NaCl से रिएक्ट करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा, और जो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट है वो अमोनिया में डिसॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 प्लस, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया बेसिकली। थोड़ा पार्ट इनऑर्गेनिक का अप्लाई करा है, थोड़ा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अप्लाई करा और क्वेश्चन बना दिया है। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, और जो copper 2+ आयन बना था वो भी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, टेट्रामाइन सल्फेट। सो CuNH3 2+, ये आपका ब्लू सोल्यूशन होता है।
सारी रिएक्शन सेट हो गई। तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो यहाँ पे देखो कंपाउंड हमें पता चल गया ध्यान से। तो आपका ये वाला कंपाउंड देखो M हो गया, ये वाला कंपाउंड N हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में लिखेंगे तो AgCl जो बन रहा है ये O है, और उसके बाद उसने बोला O जो है वो फर्दर डिजोल्व हो जा रहा है और ब्लू सोल्यूशन बन रहा है। तो ब्लू सोल्यूशन जो कॉपर का है, तो उसने बोला फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो फाइनल सोल्यूशन में सिल्वर कॉम्प्लेक्स होगा और कॉपर कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। तो 15 का पॉसिबल आंसर हुआ सी। क्लियर है? ध्यान से देख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। 15th वाला कैसे डिसाइड किया? मैंने बोला ना, सबसे पहले हमने ब्लू कलर से डिसाइड करा कि टेंटेटिवली कॉपर हो सकता है। अब कॉपर का आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से उसको एनोड बनाना है। तो कॉपर का एनोड बनाना है तो उसके लिए ऐसा मटेरियल देना पड़ेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, तभी कैथोड बनेगा उस सब्सटेंस का। तो पहले हमने जिंक सोचा, तो जिंक एनोड बनता है, कॉपर कैथोड बनता है, तो उल्टी रिएक्शन होगी। हमें कॉपर को ऑक्सीडाइज कराना है। अगर कॉपर 2+ सॉल्यूशन होता तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता जिंक के साथ। तो अभी हमें क्या करना है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कराना है, तो हमें उससे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला सब्सटेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे देखो कॉपर के रिस्पेक्ट में मोर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले सब्सटेंस को अगर चेक करेंगे तो दैट इज सिल्वर। क्योंकि जिंक, लेड और एल्यूमिनियम इनके सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं, ये सब कॉपर के रिस्पेक्ट में एनोड बनाएंगे। सिल्वर इज द ओनली मेटल जो कॉपर के साथ कैथोड बना सकता है, बिकॉज सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉपर मोर है। जिस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका कैथोड बनेगा। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आया कि हमें सिल्वर का कैथोड बनाना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता है तो भी ये तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर का सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन होगा, तो उससे रिएक्शन सेट हो गई, क्योंकि हमें कॉपर 2+ बनाना है तभी ब्लू कलर आएगा। ठीक है, बस उसके बाद की रिएक्शन आगे व्हाइट प्रेसिपिटेट से समझ में आया। एक और भी क्लू था कि सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया में सॉल्युबल होता है, वो भी एक क्लू था जिससे आप इसे पहचान सकते हो। और ब्लू सोल्यूशन बाद में क्रिएट हो रहा है अमोनिया के साथ, तो वो भी आपको पता है कि कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स ब्लू सोल्यूशन होता है। बाकी कोई भी अमोनिया कॉम्प्लेक्स ब्लू सोल्यूशन में नहीं मिलता है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के 2 डेटा यूज करनी है। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, एक ब्लू, और कॉपर अमोनियम टेट्रामाइन सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन होता है। इससे भी कॉपर और सिल्वर का आइडिया मिलेगा। तो 2 ब्लू थे, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पिक करना था या क्वालिटेटिव एनालिसिस के डेटा से पिक करना था। दोनों में से कोई भी एक आइडिया लगा देते तो सवाल समझ में आ जाता आपको। तो पहले तो आपको कोई एक रैंडम क्लू से स्टार्ट करना था, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी सवाल में नहीं गिवन था, तो हमने ऑप्शंस देखे पहले, तो गिवन ऑप्शन से हमें आइडिया लगा कि हमें कॉपर और सिल्वर ले लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में गिवन है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन P हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10। तो C6H10 में अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इसका। C6H10 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड, रिंग, 2 पाई बॉन्ड ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं। इसका लिखा है गिव एसीटोन एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इन व्हिच Q इज एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो रिएजेंट देख के आपको बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले देखो डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 यूज किया है, तो आपको पता है कि ये एल्काइन पे वाटर एडिशन के लिए यूज करते हैं। उससे पता चल रहा है कि P जो है वो एक एल्काइन होना चाहिए। ऑल्दो P के लिए जितने ऑप्शन दिए सब एल्काइन ही दिए हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 से तो क्लियर हो गया कि ये एल्काइन वाले स्ट्रक्चर ट्राई करने हैं आपको, क्योंकि ऑप्शन में एल्काइन के अलावा कोई केस दिया ही नहीं है, तो बाकी केस चेक ही नहीं करने। तो ये थोड़ा सवाल शॉर्ट हुआ। उसके बाद आपको पता है कि जब H2SO4 HgSO4 से वाटर ऐड करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का देखो NaBH4 से रिडक्शन दिया हुआ है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो Q हमारा जो है वो सर्टेनली एक अल्कोहल होगा। कैसे पता चला? हम एल्कीन भी सोच सकते थे, बट आप अगले स्टेप पे अगर ध्यान से देखोगे तो यू रियलाइज वहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन और कैटालिटिक अमाउंट में वाटर एलिमिनेट कराया, मतलब डिहाइड्रेशन और अल्कोहल इस स्टेप पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब Q जो है वो हमारा सर्टेनली अल्कोहल होगा। इतना समझ पाया? कैसे प्रेडिक्ट करा अल्कोहल होगा? क्योंकि अगली रिएक्शन में दिख रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए Q एल्कीन नहीं लिखेंगे। Q अल्कोहल हुआ, अगले वाले स्टेप से एल्कीन बना, एल्कीन की ओजोलिसिस हुई, रिडक्टिव,
तो हमें एसीटोन दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हम सबसे पहले एल्कीन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोडिक्शन आएगा दैट विल बी ऑफ एल्कीन। तो हमारी जो एल्कीन बनेगी वो हमें क्लियर है, दैट विल बी सर्टेनली CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। ये एल्कीन बनेगी, ये कंफर्म है, इतना हम आसानी से बता सकते हैं। अब इस एल्कीन को बनाने के लिए कौन सा पॉसिबल अल्कोहल लेना है ये देखना है एक बार, एक पॉइंट। दूसरा, अब दोनों रास्ते हैं, या तो हम जो क्वेश्चन नंबर 15 में 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक एक करके सबको ट्राई करें और फिर फाइनल आंसर तक चेक करें, दैट इज ऑल्सो वन वे, जिसमें आपका टाइम बहुत सारा जाने वाला है। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें कि हमने जो एल्कीन बनाई है, इस एल्कीन को बनाने के लिए कौन कौन से अल्कोहल्स लिए जा सकते हैं, इन पे प्रेडिक्शन लगाओ। तो जो अल्कोहल अगर आप प्रेडिक्ट कर लोगे तो उसके पीछे का कार्बोनाइल प्रेडिक्ट हो जाएगा, और कार्बोनाइल के पीछे हम लोग फिर से एल्काइन प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो दीज आर सम पॉसिबल वेज। तो पहले आप देखो, ऑप्शन में उसने पूछा है कंपाउंड क्यू, तो अल्कोहल ही लिखना है। तो इसमें देखो सिंपल रास्ता जो हमारे पास है वो ये है कि उसने क्वेश्चन नंबर 16 में अल्कोहल दे रखे हैं आपको। तो हमारे पास, हमें पता है कि एल्कीन कौन सी बनानी है, तो आप इन अल्कोहल से ट्राई करके देख लो कि एल्कीन किससे बन रही है। ये सिंपल तरीका है, क्योंकि अगर हम सारे अल्कोहल लिखेंगे उस करस्पॉन्डिंग एल्कीन के तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो सेफ साइड ये है कि हम जो अल्कोहल दे रखे हैं उनसे पॉसिबल एल्कीन लिख लो, तो आपको अल्कोहल तुरंत पता चलेगा। ठीक है, सो सेल्फी ट्राई। तो अगर हमने सबसे पहले अल्कोहल नंबर 1A लिया, उसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो करते हैं अगर हम, तो आप ये सबसे पहले ट्राई कर लो, क्योंकि आपको एल्कीन का आइडिया एकदम कंफर्म है, क्योंकि ओजोलिसिस में एल्कीन क्लियर होता है। तो अगर इसका हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो जहाँ OH लिखा वहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा पहले। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन के लिए अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो सबसे पहले CH3 CH CH प्लस CH2 CH3। अभी जो कार्बोकेटाइन है इसके पास 4 अल्फा एच है, अगर हम इसको एक हाइड्राइड शिफ्ट कराते तो जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा उसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच 8 हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ। और फिर इससे एलिमिनेशन करेंगे तो इससे जो पॉसिबल एल्कीन बनेगी वो ये वाली बनेगी, जो कि हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, अब ऐसे ही लाइक वाइज आप सारे केस ट्राई कर लोगे एक बार अपने आप। अब ऐसे स्ट्रक्चर नंबर बी ट्राई करेंगे अगर हम, तो बी वाले केस में देखो लिखोगे अगर, तो ये CH3 है पहले, OH H एंड CH3 है, इसको सबसे पहले H प्लस दिया तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन के बाद मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके पास 3 अल्फा एच है। अगर हम इसमें मिथाइल शिफ्ट करा देंगे तो जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा उसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच 6 हो जाएंगे। हमने मिथाइल शिफ्ट फॉलो करी और फिर एलिमिनेट कर देंगे तो देखो वही एल्कीन बन जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इससे हमें अल्कोहल पता चल गया। देखो उससे पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सर्टेनली बी है। अब अगर सेफ साइड रहना है तो आप आगे वाले ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो सिमिलर मैनर। अगर आगे वाले ऑप्शंस में से भी किसी से एल्कीन बन जाएगी तो ट्राई आ सकता है, तो फिर हमें थोड़ा एफर्ट और मारना पड़ेगा। तो अभी देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि ऑप्शन सी में अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो आप इस चीज़ को जल्दी से चेक कर लो। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो जो नंबर ऑफ अल्फा एच है वो 5 है। ठीक है, और इससे एलिमिनेट करोगे तो एल्कीन ये नहीं बनेगी जो गिवन है। एंड द सेम थिंग इन द नेक्स्ट केस ऑल्सो। अगले वाले केस में भी कार्बोकेटाइन बनाओगे आप यहाँ से OH हटा के, तो उसके बाद 4 अल्फा एच होंगे। आप हाइड्राइड शिफ्ट भी करोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ वही रहेगा एज इट इज वही शिफ्ट है। तो यहीं से एलिमिनेशन होगा तो गिवन एल्कीन नहीं बन सकती। तो क्यों पता चल गया आपको सर्टेनली, तो क्यों पता चल गया तो फिर आगे का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। तो ये जैसे ही आपको क्यों पता चलेगा तो 99% केस सॉल्व होना था। अदरवाइज हम इस एल्कीन को बनाने वाले सारे अल्कोहल लिख के भी ट्राई कर सकते थे, बट उससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाना था। तो प्रैक्टिस करना अलग चीज़ होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग इज डिफरेंट केस। तो यहाँ से आपको क्यों पता चल गया कि वो ये वाला अल्कोहल है।
और अगर क्यू ये अल्कोहल है तो उसके पहले NaBH4 से रिडक्शन कराया हुआ है, तो उसके पीछे का जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो ये होगा। NaBH4 के साथ रिडक्शन कराएंगे तो H और OH कंबाइन हो जाएगा। और उसके पीछे लिखा हुआ है एल्काइन का, तो एल्काइन का इसके पीछे की एल्काइन लिखनी है, जिसमें वाटर से एडिशन कराने के बाद यही प्रोडक्ट बने। तो आपको पता है कि मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है, ये फॉर्म रही होगी एल्काइन। इसमें वाटर का एडिशन कराएंगे H2SO4 HgSO4 से, और ये NaBH4 प्लस रिडक्शन है, तो आपकी पॉसिबल एल्काइन हो जाएगी, वो हो जाएगी CH3 होल थ्राइस CH। और उसका नॉट CH, एक मिनट, कार्बन कम लिख दिया क्या मैंने? कार्बन में, तो इसका पॉसिबल आंसर हमारे हिसाब से बना डी। यहाँ से देखो स्ट्रक्चर CH3 होल थ्राइस C ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्म बनना चाहिए, ये एल्काइन बनेगी, तो इससे हमारा आंसर कंफर्म हो जा रहा है, इसका आंसर डी होगा। चेक कर लीजिए ध्यान से, ये आपकी पॉसिबल एल्काइन बन रही है। तो क्वेश्चन को रिवर्स सॉल्व करना था, कार्बोनाइल से एल्कीन, एल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से कार्बोनाइल, कार्बोनाइल से एल्काइन, या फिर उल्टा भी कर सकते थे। तो अब आपको वो हिट एंड ट्राई, आपको जो सबसे फास्ट प्रोसेस समझ में आता है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड ABCD वन बाय वन, और लास्ट तक चेक करते जाते हैं किससे प्रोडक्ट बनेगा, तो भी काम बन जाता है। अब ये अपनी स्मार्ट वर्क होती है कि आप वहाँ पे कैसे कम से कम स्टेप लिख के जल्दी सवाल सॉल्व कर पाओगे। मैंने आपको क्लू दिया, क्योंकि हमें एल्कीन का आइडिया तुरंत लग रहा है, एल्कीन से पॉसिबल अल्कोहल ढूंढना आसान था, और अल्कोहल से हमने तुरंत रिएक्शन रिवर्स कर दी, तो हम फटाफट आंसर तक पहुंच गए। अब ये आपकी अपनी अप्रोच हो सकती है कि आप उसको और कैसे जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो सर नेक्स्ट। अल्कोहल में एसिड डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड डालने से? अल्कोहल में डाइल्यूट एसिड डालने से फर्क पड़ता है ना, डिहाइड्रेशन हुआ है अल्कोहल का। सर वो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने से हुआ है, उससे पहले तो डाइल्यूट एसिड डाला गया है। में यूज है ना कि NaBH4 से जब रिडक्शन कराते हैं तो H माइनस के अटैक के बाद H प्लस चाहिए होता है, तो वो H प्लस दे रहा है डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड का यूज है वहाँ पे, NaBH4 से जब रिडक्शन कराते हैं तो H माइनस का अटैक होने के बाद सॉल्ट ऑफ अल्कोहल बनता है, O माइनस फॉर्म बनती है, तो बाद में H प्लस देना पड़ता है सॉल्वेंट से। तो NaBH4 वाटर लिखा होता तो वो H प्लस हम वाटर से ही ले लेते, और वहाँ देखो एथेनॉल लिखा है, तो एथेनॉल से तो H प्लस निकाल नहीं पाएगा अल्कोहल, इसलिए डाइल्यूट एसिड अलग से लिखा गया। तो डाइल्यूट एसिड का काम क्या है कि जो NaBH4 की रिएक्शन हो उसके बाद जो H प्लस चाहिए होगा वो डाइल्यूट एसिड चलेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जिस रिएक्शन वाटर में कराते हैं तो वाटर जो है वो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक होता है, तो इसलिए जो अल्कोहल फॉर्म होती है वो H प्लस निकाल देती है अपने आप डिफॉल्ट। यस यह सर। लिख दूंगी मेकेनिज्म, जैसे आप यहाँ पे NaBH4 से रिएक्शन कराओगे तो NaBH4 से रिएक्शन होने के बाद पहले ये बनेगा, जब आप H प्लस दोगे तब ये फॉर्म जनरेट होगी। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको H प्लस रिक्वायर्ड होगा। नॉर्मली H प्लस वाटर से मिल जाता है, बट इस केस में यहाँ पे एथेनॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो आप, एथेनॉल दिया है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी अल्कोहल है, और जो सॉल्वेंट है वो भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल से अल्कोहल का H प्लस नहीं निकल रहा। वाटर होता है तो अल्कोहल वाटर अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक होता है, तो जो अल्कोक्साइड आयन है वो वाटर से H प्लस ले सकता है, तो नॉर्मली जब हम लोग वाटर लिख देते हैं तो H प्लस नहीं लिखना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ अल्कोहल बनाने के लिए आपको डाइल्यूट एसिड रिक्वायर्ड होगा, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बस और सर अगर यहाँ एथेनॉल हो ना होके मेथेनॉल होता तो फिर एसिड एसिड की जरूरत ना पड़ती? हाँ, एथेनॉल की जगह वाटर लिखा होता तो, या मेथेनॉल लिखा होता तो नो डाउट एसिड नहीं चाहिए था। इंस्टेड ऑफ एथेनॉल अगर वाटर या मेथेनॉल लिख दें तो बिल्कुल काम बन जाना था, फिर डाइल्यूट एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऑल्दो डाइल्यूट एसिड से कंफ्यूज हो सकते थे, हम इस स्टेप पे भी एल्कीन बना सकते थे अगर हीट का साइन और होता तो, बट क्वेश्चन में चीज क्लैरिफाई कर रखी है अगले स्टेप पे, देखो कॉन्सेंट्रेटेड डिहाइड्रेटेड अमाउंट माइनस वाटर, ताकि वो कंफ्यूजन पीछे ना रहे। तो आईटी ने क्वेश्चन फ्रेमिंग में ध्यान दिया उस बात पे, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि आपको कितना H प्लस चाहिए ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में। हाँ, हीट का साइन होना मैंडेटरी था, बट वो चीज नहीं गिवन है। आगे क्लियरली मेंशन कर दिया उसने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है कैटालिटिक अमाउंट में, और माइनस वाटर दिया हुआ, तो एकदम क्लियर है कि हमें अल्कोहल से एल्कीन यही बनाना है। ठीक है,
तो सीक्वेंस क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है उसको केयरफुली देखना होता है और अकॉर्डिंगली आंसर लिखना होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिफरेंशियल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर इन S2S4O6। इसका सीधे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है बस। तो अगर Na2S4O6 बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो इसमें जो दोनों सल्फर की सराउंडिंग में सल्फर है उनके ऑक्सीजन स्टेट तो जीरो होते हैं। इसका ऑक्सीजन स्टेट जीरो आएगा, इसका ऑक्सीजन स्टेट जीरो आएगा, इसका ऑक्सीजन स्टेट +5 आएगा और इसका ऑक्सीजन स्टेट +5 आएगा। समझ गया ना क्यों +5 आएगा? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सल्फर सल्फर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो सल्फर ऑक्सीजन ब्रेक करेंगे तो 5 चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो बचे हुए 2 सल्फर पॉजिटिव, उसने पूछा था डिफरेंस इन 2 टाइप्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन स्टेट, तो 5 - 0 5 आंसर लिखेंगे। इसका पॉसिबल आंसर आएगा 5। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन the reaction of Br2 with Na2CO3 in aqueous solution with sodium bromide and sodium borate bromate with the evolution of carbon dioxide, the number of sodium bromide molecules involved in the balanced chemical equation। आपको इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है Br2 प्लस ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन हो गया। Na2CO3 से वो NaBrO3 और CO2 बनवा रहा है। दिस द इक्वेशन। आपको उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन केस। तो Br2 की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक्चुअली में है, तो Br- एंड BrO3- है। तो सबसे पहले इस हाफ को बैलेंस कर लो, क्योंकि बाकी आयन तो जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। 0 -1 और +5 है, तो 2 हाफ अलग अलग बैलेंस करेंगे पहले। तो Br2 gives 2 Br-। आपको डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अदरवाइज सॉल्विंग भी कर सकते हैं। तो इस केस में ऑक्सीजन स्टेट 2 यूनिट डिक्रीज कर रहा है, फिर Br2 से 2 BrO3- बना रहा है, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट 10 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, it will become 6 Br2 gives 6 Br2 gives 10 Br-। 6 Br2 gives 10 Br- plus 2 BrO3-। इसके बाद इसमें से Br- 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन हो गई 3 Br2 एंड gives Br- plus BrO3-। ये इक्वेशन है। अब बाकी बैलेंसिंग जो कार्बन की ऑक्सीजन की है वो इसमें कार्बोनेट आयन जगह डालो। तो अगले स्टेप में यहाँ पे कार्बोनेट आयन लिखा 2, ठीक है। तो अब इस कार्बोनेट आयन को बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान से देखो, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, BrO3-। तो हमें वो तीनों ऑक्सीजन एक्चुअली बैलेंस करनी है, बाकी सब तो बैलेंस्ड है। तो हम अगर 3 कार्बोनेट आयन ले लें और 3 CO2 बना दें, तो अपने आप देखो कार्बन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। उसके बाद ओरिजिनल इक्वेशन उसको कन्वर्ट कर दो, ये इक्वेशन हो गई 3 Br2 plus 3 Na2CO3 gives 5 NaBr plus NaBrO3 plus 3 CO2। ये आपके देखो फाइनल इक्वेशन आ गई। नॉर्मली हम लोग एसडी या बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, इस इक्वेशन में सोडियम कार्बोनेट से बैलेंस करना है। आप देख सकते हैं सोडियम भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंसिंग चेक कर लो तो आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आंसर आपका हो गया 5। सोडियम ब्रोमाइड इन्वॉल्व कितने हैं? 5। तो क्वेश्चन इन द रिएक्शन Br2 and N2 in the aqueous solution gives sodium bromide and sodium bromate in the evolution of CO2 gas, the number of moles of sodium bromide molecules involved in the balanced chemical equation। तो आंसर आएगा 5। समझ गया ना? इसका आंसर लिख लीजिए 5। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 5 सोडियम ब्रोमाइड इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n equal to 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर m equal to स्पिन क्वांटम नंबर ms equal to -12। तो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है वो 2n² से निकाल लो, दैट इज 18। और उन 18 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन के लिए +12 होगा, 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए -12 होगा। उसका आंसर 9 हो जाएगा। समझ में आया?
अगर हम पहले सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n इक्वल टू 3 इज 18, 2n स्क्वायर अप्लाई करेंगे एंड आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है हर ऑर्बिटल में, तो आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, और बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ आ जाएगा। उसने पूछा n इक्वल टू 3 है, स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ, उसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट में लिखा है, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, द नंबर ऑफ मेटल्स which will show photoelectric effect with the light of 300 nanometers wavelength fall on the metal। तो आपको देखो वेव फंक्शन, वर्क फंक्शन दे रखा है, तो जिन जिन मेटल जो आपने लाइट इंसिडेंट करी है, अगर उसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फंक्शन में आएगा। तो आपको सबसे पहले एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 300 नैनोमीटर। अगर इसकी एनर्जी लिखेंगे तो एच सी बाई लैम्डा से लिखेंगे, और एच सी की वैल्यू 12,400 ले लेते हैं हम लोग, अगर जल्दी सॉल्व करना होता है तो। और नीचे जो वैल्यू पुट करनी होती है वो एंगस्ट्रॉम में पुट करना होता है, तो उसको 3000 एंगस्ट्रॉम लिख देना, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। अगर अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है तो एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो आप एग्जैक्ट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये लगभग लगभग 4.1 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो एनर्जी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की है। तो जिनके वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होंगे वो सब आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो वर्क फंक्शन लेस देन एनर्जी ऑफ फोटोन होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो 4.1 से कम वाले केस मार्क कर लो, 1 2 3 4, बस आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 4 आंसर है। बाकी सबकी एनर्जी देखो 4.1, बाकी सबका वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। हमने अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है बट वो सेफ है, तो सर्टेनली आगे वाले किसी भी मेटल के साथ वर्क फंक्शन नहीं होगा, तो अब आगे वाले किसी भी मेटल के साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। क्वेश्चन नंबर 21 में इट्स गिवन टू evaporated vessel of with a movable piston under external pressure 1 atm, 0.1 mole of helium and 1 mole of an unknown compound, vapor pressure 0.68 atmosphere at 0 degree Celsius are introduced. Considering the ideal gas behavior, the total volume of the gases at 0 degree Celsius is close to, देखो हमारे पास क्या है कि एक मूवेबल पिस्टन है जिसमें प्रेशर 1 atm लगा हुआ है, तो उससे कंफर्म पता चल रहा है कि मूवेबल पिस्टन है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन का ऑप्शन है हमारे पास। और उसने बोला हुआ है कि एक अननोन कंपाउंड है, इसका वेपर प्रेशर गिवन है, तो आपको पता है वॉल्यूम कितना भी चेंज हो जाए वेपर प्रेशर तो यही रहने वाला है, तो उससे प्रेशर ड्यू टू हीलियम निकाल दोगे, तो हमें कंफर्म पता है कि टोटल प्रेशर 1 atm ही रहने वाला है, और प्रेशर ड्यू टू हीलियम डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, एंड प्रेशर ड्यू टू गैस जो गिवन है वो वैल्यू 1 atm के इक्वल आएगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, और गैस का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है तो वो वैल्यू फिक्स रहने वाली है, चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो जाए वो प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, ये वैल्यू 0.68 atm ही रहने वाली है। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकल आएगा, 1 माइनस 0.68 मतलब 0.32, 1 माइनस 0.68, दिस इज 0.32 एटमॉस्फेयर।
अब हीलियम के पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो सीधे सीधे, इक्वेशन लगानी है पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, प्रेशर 0.32 एटीएम, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गिवन है 0.1, वैल्यू ऑफ आर 0.0821 और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो 273, आपको पता है 0.0821 इंटू 273 22.4 आता है डायरेक्ट, तो उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो 2.24 बाई 0.32 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 2.24 बाय, समझ गया ना, 0.0821 का मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, 0.0821 इंटू 273 की वैल्यू डायरेक्टली 22.4 आती है, वो डेटा मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, उसको 0.32 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 लीटर्स अपना आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इन लीटर्स पूछा है, उसका आंसर 7 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए। पहला कॉन्सेप्ट की जो वेपर प्रेशर होता है वो वॉल्यूम से चेंज नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट। फिर हमने डाल्टन्स लॉ लगा के पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाला और फिर सिंपली पीवी को लगा दिया। पिस्टन मूवेबल था एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के साथ, इसलिए प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन अलाउड है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग अल्कोहलिक क्यूरेज। सबसे पहले गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो दिस हेक्सेन बेस चेन, सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। पोजीशन नंबर 3 पे एक ब्रोमाइड आयन लगा हुआ है और एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है। 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल, चाहो तो चेन पे नंबरिंग कर दो, इट इज 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, इसकी अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन होगी। तो आप जानते हो अल्कोहलिक की वजह से एलिमिनेशन होगा तो बीटा एच एलिमिनेट होता है, तो आपको पहले बीटा पोजीशन मार्क कर लेनी है हर बार। 3 नंबर पोजीशन अल्फा है, 4 नंबर पोजीशन बीटा है, 2 नंबर पोजीशन बीटा है और साइक्लोपेंटेन की रिंग वाला पोजीशन पे जो पहला कार्बन लगा है वो बीटा है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तो उसके पॉसिबल प्रोडक्ट लिखो पहले फटाफट। तो पॉसिबल एल्कीन सब लोग लिख रहे हैं। एक पॉसिबल एल्कीन ये है, दूसरी पॉसिबल एल्कीन ये है और तीसरी पॉसिबल एल्कीन लिखेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से एक चीज़ अगर नोटिस कर लो, आप केवल वैलेंसी देख लो सब। इस वाले पाई बॉन्ड के साथ एक वैलेंसी एच है, एक CH3 है, दोनों वैलेंसी डिफरेंट देखो, और इधर देखो एक साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है और इधर ये डिफरेंट वैलेंसी है, यहाँ पे Gi आ जाएगा, तो प्लस इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगले वाले केस में नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी देखो एक वैलेंसी एच होगी, तो देखो एक वैलेंसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये है, एक साइक्लोपेंटेन है, इधर एच है और इधर इथाइल ग्रुप है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, तो उसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। तो इसके अगले वाले केस में साइक्लोपेंटेन दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो उसमें Gi नहीं आएगा, तो उसमें 2 Gi और काउंट कर लेंगे। उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल यूजिंग दिस वन, उसका आंसर बन जाएगा 5। 5 समझ में आया कैसे? दो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले काउंट हो गए, तो पहले वाली दोनों एल्कीन से 4 और लास्ट वाले एल्कीन 1, तो टोटल 5। ठीक है, नेक्स्ट केस में दे रखा है question number 23, it's given a decapeptide molecular weight 796 on complete hydrolysis give glycine molecular weight 75 alanine and phenylalanine। आपके पास 3 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। ग्लाइसिन contributes 47% of the total weight, glycine contributes 47% of the total weight of the hydrolyzed product, the number of glycine units present in the decapeptide। तो सबसे पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए, डेकापेप्टाइड का मतलब हुआ इसमें 10 अमीनो एसिड इंक्लूडेड है।
So it is decapeptide first of all. So decapeptide मतलब इसमें 10 अमीनो एसिड इंक्लूडेड हैं, तो इसका मतलब इसमें 10 अमीनो एसिड्स हैं और 10 अमीनो एसिड है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होंगे, सॉरी यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो 9 हो जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो NHCO ग्रुप है, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी वाटर से ये फाइनली NH2 और COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि हर एक पेप्टाइड बॉन्ड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर वेट 18 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो जो डेकापेप्टाइड है इसमें 9 मोल्स ऑफ वाटर ऐड होने के बाद आपके फाइनल प्रोडक्ट्स आएंगे। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दोगे, तो अगर हम इसका 1 मोल ले लें बेसिकली, तो उसके 1 मोल के लिए जो मास आएगा दैट इज 796 और उसमें 9 मोल्स ऑफ वाटर कंज्यूम होगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसका मास बनेगा 796 प्लस 9 इंटू 18 ग्राम। अगर 1 मोल डेकापेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उससे इतने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा और इसका 47% आपको ग्लाइसिन दे रखा है। यहाँ से मास ऑफ ग्लाइसिन फॉर्म आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल डेकापेप्टाइड दिया जाएगा 47% ऑफ दिस वैल्यू। ये आपको सॉल्व करके सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। करोगे सॉल्व? ये सॉल्व करोगे तो लगभग 450.26 आ रहा है शायद। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन निकाल लोगे अगर आप, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन अपने आप हो गए मैंने 75। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइसिन फॉर्म निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइसिन फॉर्म अगर निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 450.26 बाय 75 which is equal to 6। एक मोल डेकापेप्टाइड से 6 मोल ग्लाइसिन फॉर्म हो रहा है, तो इसका आता है स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में ग्लाइसिन जो है वो कितने 6 यूनिट। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ग्लाइसिन प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड लिखेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगी। ये चीज समझ आई? सर 9 वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे लिखे? डेकापेप्टाइड में 9 पेप्टाइड लिंकेज है ना, तो उसका आंसर हम लोग 6 रिपोर्ट करेंगे। डेकापेप्टाइड का मतलब उसमें अमीनो एसिड 6 हैं और पेप्टाइड बॉन्ड 9 होंगे, क्योंकि 2 अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज लाइक नॉट, 10 रस्सियां हैं तो उनको जोड़ने के लिए 9 नॉट्स की तो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और समझ आया? डेकापेप्टाइड मतलब उसमें 10 अमीनो एसिड हैं, तो 10 अमीनो एसिड्स के लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड लगेंगे वो कितने लगेंगे? 9। तो 2 जोड़ोगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड आएगा, फिर तीसरा जोड़ोगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा जोड़ोगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे 10 जोड़ोगे तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर एक कम रहे, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर 9, दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल एडेड इज 9 मोल्स। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए तो फटाफट आंसर आ जाएगा। एक मोल डेकापेप्टाइड से 9 मोल ग्लाइसिन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब डेकापेप्टाइड के अंदर 9 यूनिट्स ऑफ ग्लाइसिन प्रेजेंट है। और सॉरी, एक डेकापेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से 6 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब डेकापेप्टाइड की एक मोल के अंदर 6 ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, डन।